Hello friends, let us continue our ethics GS paper 4 classes. So आज in the chapter number 5, that is contributions of moral thinkers and philosophers and philosophies from Indian world में Indian philosophy हम पढ़ रहे हैं and Indian philosophy में आज हमें पढ़ना है about Buddhism. So far under this chapter, that is the chapter number 5, contributions of moral thinkers and philosophers from Indian world, we have covered. सबसे पहले हमने देखा था basics of philosophy. So हमने इसमें 3 branches of philosophy पढ़ी थी, याद होगा आपको. If not, make sure that you go through the previous sessions and make sure कि आप उन्हें revise ज़रूर करें. So 3 branches of philosophy: the epistemology, metaphysics and ethics. So these were the 3 branches: epistemology, metaphysics and ethics. After that we entered into, हमने जो है वो समझने की कोशिश करी a little about the different schools of Indian philosophy, right? जिसमें हमने basically 9 schools जो हैं वो Indian philosophy के समझने की कोशिश कर रहे थे of Indian philosophy. जिसमें से 3 जो है वो तीन हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स थे और 6 जो है वो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स थे. देन वी स्टार्टेड विद वेदांत फिलोसफी. देन हम हेटेरोडॉक्स सेक्ट में हमने बेसिकली एंटर किया था, जिसमें हमने समझा अबाउट चार्वाक, देन जैनिज्म. सो 2 एक्सट्रीम्स हमने समझे एंड टुडे विल अंडरस्टैंड अबाउट बुद्धिज्म. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर टुडेज सेशन, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट गीता and then Mahatma Gandhi. All right, so now let us start with today's topic. Today we need to understand about Buddhism. So I will not get into the details that we are supposed to cover under history. So I will stick to the syllabus of GS paper 4, जिसमें हमें basically ethics या basically philosophy वाले aspect जो है वो बुद्धिज्म के पढ़ने हैं, राइट. हिस्ट्री के प्रिज्म से जो है वो आपको हिस्ट्री के अंडर ही समझना है बुद्धिज्म को, बट स्टिल एक बेसिक ब्रीफ बैकग्राउंड जो है वो आपको पता ही होना चाहिए, राइट. लाइक इतना तो आप लोग जानते ही हैं दैट हु इज दी किसने शुरुआत करी बुद्धिज्म की. सो बुद्ध के नाम पर जो है वो बुद्ध कहा गया, जिस व्यक्ति को, उनके नाम पर जो है वो ये रिलीजन शुरू हुआ, बुद्धिज्म. बुद्ध के अलावा उन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया, राइट. हिज ओरिजिनल नेम वाज सिद्धार्था. ही इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. ही वाज बोर्न इन 563 BCE इन लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु, राइट. एंड ही वाज द सन ऑफ अ इलेक्टेड, मतलब जो रिपब्लिक्स हैं उनका इलेक्टेड जो लीडर था, राइट. शाक्य रिपब्लिक के इलेक्टेड लीडर शुद्धोधन के वो पुत्र थे, राइट. एंड हिज मदर वाज माया, हु डाइड एट चाइल्ड बर्थ, बट ही वाज ब्रॉट अप बाय हिज आंट प्रजापति गौतमी, राइट. एंड हिज वाइफ, द नेम ऑफ हिज वाइफ वाज यशोधरा एंड हिज सन राहुल. सो ये कुछ बेसिक इस तरह के जो फैक्ट्स हैं ना, वो हम हिस्ट्री में कवर करते हैं. यहाँ पर हम बुद्धिज्म को हिस्ट्री में जिस तरह हम पढ़ते हैं बुद्धिज्म को उस तरह नहीं पढ़ेंगे, है ना. हमें यहाँ पर थोड़ा सा एथिक्स की नज़र से पढ़ना है, राइट. सो कुछ आपने कहानियाँ जो है वो बुद्ध के बारे में सुनी होगी कि भैया बुद्ध जब पैदा हुए तो बचपन में जो है वो ज्योतिष ने कहा उनके पेरेंट्स को कि दैट ही विल बिकम अ सेंट, और एक एसेटिक जीवन जो है वो बुद्ध जिएंगे, जिससे घबरा गए उनके पेरेंट्स. और उनके पेरेंट्स ने बुद्ध को जो है वो एक बहुत लग्जूरियस लाइफ, पूरा मतलब हर तरह के शान शौकत और सारी लग्जरीज प्रोवाइड करने की कोशिश करी. सारे प्लेजर्स जो है वो जितने वो प्रोवाइड कर सकते थे वो प्रोवाइड करने की उन्हें कोशिश करे, ताकि वो एसेटिक लाइफ की तरफ ना जाएं, राइट. सुना ही होगा आपने. लेकिन देन इवेंचुअली बुद्ध जो है वो ही वॉज हिट बाय रियलिटी व्हेन ही सीज एन ओल्ड मैन, अ डिसीज्ड मैन, a dead person and an ascetic person, right.
So when Siddharth was living a lie, actually he was living a sheltered life, a protected life, and when he was hit by the reality, जब उसे एहसास हुआ, जब सिद्धार्थ को एहसास हुआ अपनी अज्ञानता का, राइट, जब उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति को, जब उन्होंने देखा एक भिखारी को या एक एसेटिक को, एक बीमार व्यक्ति को और एक डेड व्यक्ति को, एक डेड बॉडी जब उन्होंने देखी, तब उनके मन में ये सवाल उठे और उन्होंने अपने सारथी से क्वेश्चन पूछा कि भैया ये सब क्या है, बूढ़े भी हो जाते हैं इंसान, या कोई लोग जो है वो भिखारी भी हैं, लोगों को मांगना पड़ता है, भीख मांग कर जीना पड़ता है, एसेटिक जीवन भी जीते हैं लोग, बीमारियां भी हो जाती हैं, या अंत में मृत्यु भी है, यानी जीवन का अंत हो जाता है। तो इस तरह के सवाल जब उनके दिमाग में खनके, राइट, इवेंचुअली जब ये सब सवाल उनके अंदर धीरे धीरे ब्रू होते गए और ही वांटेड टू फाइंड आंसर्स, ही फाइनली लेफ्ट होम एंड फॉर 6 years उन्होंने तपस्या करी, कड़ी तपस्या करी। एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज होम एंड एट द एज ऑफ 35 ही फाइनली गेन्ड द ट्रू नॉलेज, राइट, एज पर बुद्धिज्म। He gained the true knowledge, and that is the निर्विकल्प ज्ञान, या निर्विकल्प ज्ञान उन्हें जो है वो प्राप्त किया। द ज्ञान बेसिकली when he left home, राइट, देखिए मैं ना बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के रेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के रेल में जाऊँगा ना तो ये लेक्चर अलग डायरेक्शन में खिंच जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट कि जो मेरे हिस्ट्री के सेशंस हैं वहाँ पर बुद्धिज्म की क्लास आपको मिल जाएगी, मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दैट, राइट। या अपार्ट फ्रॉम दैट इन द स्टैंडर्ड बुक्स देर आर अ लॉट ऑफ मटेरियल दैट इज अवेलेबल ऑन बुद्धिज्म। आप थोड़ा सा जो है वो बुद्ध के लाइफ के बारे में वहाँ से पढ़िएगा, ठीक है। आई वॉन्ट कि मैं थोड़ा सा जो है वो एथिक्स या फिलॉसफी की तरफ जो है वो ज़्यादा जुड़ा रहूँ, बट यहाँ पर वही तो कहने का मतलब, जब उन्होंने घर छोड़ा, 29 साल की उम्र में घर छोड़ा, 35 साल की उम्र तक जो है उन्होंने तपस्या करी, तो जो वो टेम्परेंस थी, उनकी जो तपस्या थी, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन द ज्ञान मार्ग, राइट, ज्ञान मार्ग पर बेस्ड नहीं थी, but rather it was based on self realization. He was living a life of, he was living a deluded life, delulu था उन्हें, है ना, he was living in delusions. और उनके जीवन को लेकर जो भी पैराडिम्स थे, जो भी डिल्यूजन था उनका, वो डिल्यूजन्स चैलेंज हुए, या उन्हें समझ आया कि मैं डिल्यूजन में जी रहा हूं। व्हेन ही विटनेस्ड एन ओल्ड पर्सन, अ बेगर और अ सिक पर्सन और अ डेड पर्सन, राइट, दैट इज हाउ द स्टोरी गोज, कि जीवन की सच्चाइयों से जब उनका पाला पड़ा तो उनका डिल्यूजन जो है वो टूटा, सवाल ठनके उनके दिमाग में। एंड इवेंचुअली ही लेफ्ट होम आफ्टर द बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड, राहुल के जन्म के बाद he left home and for 6 years उन्होंने टेम्परेंस किया, तपस्या करी, राइट, एंड इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन ज्ञान मार्ग लाइक बाद में शंकराचार्य ने जो ज्ञान मार्ग कहा है, बट रादर इट वॉज बेस्ड ऑन सेल्फ रियलाइजेशन, जिसे कहा जाता है निर्विकल्प ज्ञान। या indiscriminate knowledge, and at 35 years of age he got, मतलब वट एवर नॉलेज जो उन्हें प्राप्त हुई वो सेल्फ रियलाइजेशन से प्राप्त हुई। वो कोई किसी ज्ञान मार्ग पर चलकर या कोई स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़कर या इस तरह से, मतलब जो ट्रेडिशनली चली आ रही नॉलेज के जो सोर्सेस थे वहाँ से उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया, सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो उन्होंने किया, राइट। एंड देन फिर आपने सारनाथ वाली स्टोरी तो सुनी होगी, धर्म चक्र परिवर्तन, राइट। सो ये टर्म्स हिस्ट्री में जो है वो हम पढ़ते हैं, व्हेन ही लेफ्ट हिज होम, राइट, दैट इज नोन एज द ग्रेट रिनंसिएशन या महाभिनश कर्मना, राइट।
and then he wandered for many years and eventually he attained nirvana, right? He sat under a tree of people, right? Somewhere near present day Bodh Gaya, right? At the banks of river Niranjana, and at the age of 35 he attained the supreme knowledge, that is nirvana, and came to be known as Buddha, or the enlightened one, or Tathagat, or that means who the one who had attained the truth, and also came to be known as Sakya Muni. So इस तरह के जो फैक्टॉइड्स हैं ये हम हिस्ट्री में कवर करते हैं. एंड देन ही गेव हिज फर्स्ट सरमन at Isipatna, right? That is the deer park at Sarnath near Banaras, that which is known as Dharma Chakra Parivartana, right? The turning of the wheel of law. And then for the rest of his life he led a life of a preacher and laid the foundation of Buddhism and the Buddhist Sangh, or the order of the monks, right? So these are, ये जो इस तरह के जो फैक्ट्स हैं ये हम हिस्ट्री में जो है वो कवर करते हैं. बट वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द फिलोसफिकल एस्पेक्ट. दैट मीन्स वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट, हम बुद्धिस्ट फिलोसफी पढ़ना चाह रहे हैं ना. That means we should be concerned about its epistemology, its metaphysics, and its ethics, right? The theory of knowledge, the theory of existence of God or universe, and the purpose of life, that is ethics. So ये हमें समझना है, right? So बुद्धिज्म, बुद्ध जो है वो, आप जैसे हमने प्रीवियस सेशन में देखा था, इन जैनिज्म देयर इज अ कंसिस्टेंसी अमंग इट्स एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स एंड एथिक्स. सो इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें बुद्धिज्म में जो है वो नहीं देखने को मिलती, अमंग इट्स एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स एंड एथिक्स. सो वी विल रादर फोकस ऑन इट्स मेटाफिजिक्स एंड लार्जली वी विल फोकस ऑन इट्स एथिक्स और बुद्धिस्ट एथिक्स. एंड वी विल लार्जली फोकस, उसमें भी हम ज्यादा फोकस जो है वो किस पर देंगे, जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं बुद्ध की. बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स में हम ज्यादा फोकस देंगे, और बुद्ध की जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं वो अपने साथ लेकर आगे बढ़े आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, राइट? बुद्धा डाइड इन at the age of 483 BC. He died at Kushinagar, right, which is known as the Mahaparinirvana. He attained nirvana and Mahaparinirvana are two different things. जीते जी उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई. So जैसे मैंने प्रीवियस सेशंस में आपको बताया ही है, that शंकर एंड बुद्ध जो है वो कहते हैं कि भैया जीते जी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, राइट? सो बुद्ध के मृत्यु के 100 साल बाद जब सेकेंड संगीति जब बैठी, राइट, ग्रैंड मीटिंग जब बैठी सेकेंड, एट दैट टाइम डिसाइड किया गया कि भैया, जिसे हम बेसिकली फर्स्ट काउंसिल भी बोलते हैं या सेकेंड संगति भी कहते हैं उसे, बट अगर आप काउंसिल्स के अकॉर्डिंग देखे तो इट इज द फर्स्ट काउंसिल. और वहां पर हमें जो है वो एक तरह से शिज्म जो है वो देखने को मिलता है. दो जो है वो सेक्ट्स बुद्धिज्म से निकलकर आते हुए हमें नजर आते हैं. अदरवाइज देयर आर मोर देन 30 क्लासिफिकेशंस ऑफ बुद्धिज्म. क्लासिफिकेशंस है बुद्धिज्म में, राइट? पहली जो मीटिंग बैठी उसमें बुद्धिज्म, मतलब जो पिताका हैं वो, जो दो पिताका है, मेनसूत पिताका और विनय पिताका लिखे गए. सेकंड में, नॉट फर्स्ट बट सेकंड में 383 BC में एक शिज्म जो है वो बुद्धिज्म में होता है या बुद्ध के फॉलोअर्स में होता है, इनटू द स्थविरवादिन
and Mahasangikas. Sthavirvadins and Mahasangikas. Sthavirvadins are also known as the Theravada. थेरावाद या ठेड़ावाद यानी कि द टीचिंग्स ऑफ द एल्डर्स एंड महासंगिकास. एंड ग्रेजुअली दीज ठेड़ावाद और स्थविरवादिन्स, दिस डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट. These developed into the Heenyan or the lesser vehicle branch of Buddhism, and Mahasangikas gradually developed into the Mahayana or the greater vehicle branch of the Buddhism. So under this topic Buddhism या Buddhist philosophy, we will try to understand the original teachings of Buddha. And the Heenyanist, they claim that they follow the original teachings of Buddha. Mahayana Buddhism जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलप हुआ, we can say that Mahayana is a combination of, महायान में धीरे धीरे जो है वो उपनिषदिक फिलॉसफी जो है वो जुड़ती चली गई. इट इज़ मोर क्लोज टू हिंदू फिलॉसफी, क्योंकि इसमें आइडल वर्शिपिंग जो है वो इसकी शुरुआत हो जाती है ग्रेजुअली, राइट. और कई तरह के राइट्स एंड रिचुअल्स वगैरह जो है वो शुरू हो जाते हैं. वेयर एज हीनयान इज क्लोजर टू दी ओरिजिनल बुद्धाज, ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्ध. तो वी विल फोकस ऑन दी ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्ध, नॉट ऑन दी महायानिस्ट. हमारा फोकस जो है वो लार्जली हीनयान पर होगा, राइट. सो एज आई सेड दैट देयर आर मोर देन 30 क्लासिफिकेशन इन बुद्धिज्म, नॉट जस्ट इन इंडिया, दे आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड एज आई सेड दैट देयर इज नॉट सो मच कंसिस्टेंसी इन द एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स एंड एथिक्स ऑफ बुद्धिज्म एज इफ वी कंपेयर इट विद जैनिज्म. जैनिज्म से अगर हम कंपेयर करें तो इतना हमें कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं नजर आती है, राइट. सो विदाउट फर्दर डिले, जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, मेक श्योर कि वो आप हिस्ट्री के अंदर जो है वो अच्छे से कवर करें, राइट. विल डायरेक्टली डाइव इनटू मेटाफिजिक्स. हम मेटाफिजिक्स से शुरुआत करते हैं बुद्धिज्म की. सो एज फार एज दी, अब किस तरह के सवाल की बात करें, गॉड है या नहीं है, सोल है या नहीं है, ओरिजिन कहां से हुआ, राइट, कर्म सिद्धांत, अल्दो कर्म सिद्धांत जो है वो आप थोड़ा सा एथिक्स की तरफ जो है वो ज्यादा जोड़ सकते हैं. सो एज फार एज गॉड इज कंसर्न्ड, सो बुद्धिज्म जो ओरिजिनल टीचिंग्स है बुद्ध की, दे, या बुद्ध की अगर हम बात करें, हिमसेल्फ बुद्ध की बात करें, तो ही इज, वी कैन से दैट ही इज एग्नोस्टिक, राइट. ही इज एग्नोस्टिक टुवर्ड्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड, राइट. दैट मीन्स ही नीदर एक्सेप्ट्स और नॉर ही आउटराइट डिक्लाइन और डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, राइट. बट ग्रेजुअली बुद्धिज्म में जो है वो क्या ट्रेंड बना, दी डिनायल, दे डिनाई द प्रेजेंस ऑफ गॉड हीनयान में, राइट. एंड ऑब्वियसली व्हाट दे डू इज दे डोंट, अगर हम सोर्स की बात करें, अगर थोड़ा सा एपिस्टेमोलॉजी का एक पॉइंट मैं यहां पर डाल भी दूं, एपिस्टेमोलॉजी में आप जो है वो, जो हमने पहले भी देखा ही था कि जो हेटेरोडॉक्स स्कूल्स हैं, दे डू नॉट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेदास. अथॉरिटी ऑफ वेदास,
रादर द सोर्स ऑफ नॉलेज, एज आई सेड, नॉलेज जो है वो कहां से मिली है, ज्ञान मार्ग पर चलकर नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन इज सपोज टू बी दी सोर्स ऑफ नॉलेज। खुद से रियलाइज किया जाए, सेल्फ रियलाइजेशन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। तो यहां पर परसेप्शन भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है। लाइक चारवाक में परसेप्शन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, चारवाक एपिस्टेमोलॉजी में, उसी तरह बुद्धिस्ट एपिस्टेमोलॉजी में भी परसेप्शन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज चारवाक्स, राइट, बिकॉज दे आर, मतलब वो कुछ जो है वो अदर वर्ल्डली चीजों पर विश्वास रखते हैं बुद्धिस्ट, चारवाक जैसे किसी भी अदर वर्ल्डली चीज पर विश्वास नहीं रखते, राइट। लेकिन इन दैट सेंस चारवाक के जो है वो कुछ नजदीक है बुद्धिज्म, बिकॉज हीनयानिस्ट दे डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और महायानिस्ट जो है वो बुद्ध को गॉड कहते हैं, बुद्ध को डीटी या डिवाइन समझते हैं, राइट। तो मेटाफिजिक्स में क्या कह सकते हैं, गॉड या समथिंग डिवाइन, वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट, सो दे डिनाई, एंड बुद्ध हिमसेल्फ वाज एग्नोस्टिक अबाउट इट। बुद्ध ने जो है वो खुद अपनी तरफ से बहुत ज्यादा, मतलब डिटेल में कुछ ज्यादा बात नहीं करी है इन सब मामलों पर, राइट। द प्रेजेंस ऑफ गॉड और सोल और मतलब इस तरह की जो चीजें हैं ना, इसमें बुद्ध ने खुद से जो है वो खुलकर नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है? बिकॉज बुद्ध या बुद्ध की जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी ना, दे वर रादर मोर मतलब रिलेटेड विद दी प्रेजेंट टाइम और प्रेजेंट वर्ल्ड से जो है वो ज्यादा रिलेटेड थी। थोड़ी देर में आपको समझ आएगा कैसे, राइट। सोल की बात करें तो सोल की प्रेजेंस को जो है वो डिनाई किया है, राइट। रादर हमने देखा था, समझा भी था हमने प्रीवियस सेशन में, कि बुद्ध ने क्या कहा है सोल को, कि जिसे वैदिक फिलॉसफी में कॉन्शियसनेस का लोकस कहा जा रहा है सोल को, वो कुछ नहीं है, इट इज रादर अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, like a river, right, like a river। एंड ओरिजिन की बात करें या बेसिकली वर्ल्ड की बात करें या जगत संसार की बात अगर हम करें, तो ये कहां से आया है? सो बुद्धिज्म दे बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट्रीनेस, राइट। जैसे मैंने आपको समझाया था ना, देखिए एवरीथिंग इज चेंजिंग एट एवरी मूवमेंट, नथिंग इज परमानेंट। Existence of someone or something is in whole over the world, in whole over the universe, if anything is existing, if anything exists, it exists in a moment। याद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट मैंने किस तरह समझाया था? नहीं याद है तो फिर से समझ लेते हैं। If anything exists, yeah, anything that exists, it exists in a moment and it stays in a constant state of change, constant state of change। एक रिवर को एग्जाम्पल लेकर जो है वो बुद्ध समझाते हैं। बुद्ध ये कहते हैं कि रिवर क्या है? रिवर इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, राइट। वाटर ड्रॉपलेट्स का कलेक्शन है, और ये वाटर ड्रॉप्स जो है वो क्या कर रही हैं? फ्लो कर रही हैं, राइट। यानी कि सॉरी, अगर आपके सामने से ये रिवर बह रही है और यहां पर अगर आप रिवर को टच करते हो, तो ये जो पार्टिकल फ्लो कर रहा था यहां तक पहुंचा, आपने इसको टच किया, आपने हाथ बाहर निकाला, ये पार्टिकल फ्लो करके यहां पहुंच गया, आपने फिर से हाथ अगर अंदर डाला तो अब पीछे से आने वाला पार्टिकल जो है वो आप टच कर रहे हैं उसे, या वाटर ड्रॉप को टच कर रहे हैं। यानी कि एट दिस मोमेंट द फर्स्ट टाइम यू टच दिस रिवर, राइट, एंड देन दी सेकेंड टाइम व्हेन यू टच दिस रिवर, ये रिवर जो है वो चेंज हो चुकी है। क्यों?
क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आपने टच किया था तो वाटर ड्रॉप्स जो हैं वो आगे बह गई, और जब आपने सेकेंड टाइम टच किया तो पीछे से आने वाली ड्रॉप्स जो थी उनको आपने टच किया। तो यानी कि द रिवर इट एग्जिस्ट ओनली इन अ मोमेंट एंड इट इज चेंजिंग बाय मोमेंट, इट्स एग्जिस्टेंस इज मोमेंट्री, राइट। रिवर का एग्जिस्टेंस क्या है? इट्स एग्जिस्टेंस इज मोमेंटरी। सिमिलरली सोल का एग्जिस्टेंस भी क्या है? तो सिमिलरली सोल है, सोल क्या है? बेसिकली स्ट्रीम है कॉन्शियसनेस की, और हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो मोमेंटरी है, हर मोमेंट में चेंज हो रही है, आगे बढ़ती जा रही है, राइट। सो व्हाट दे बिलीव इन, राइट, अगर हम वर्ल्ड की बात करें या एवरीथिंग की बात करें, बेसिकली एनीथिंग और एवरीथिंग, इट हैज अ, यू कैन से दैट इट हैज अ लाइफ स्पैन, राइट। its existence is in a moment and that is up to a, whether it is a living thing or a dead thing, it has a lifespan, ठीक है। सो इसको हम किस तरह कंक्लूड कर सकते हैं? दैट द वर्ल्ड इज मोमेंटरी and nothing is permanent except change. सो आप कई बार जो है वो मॉडर्न पॉपुलर कल्चर में, पॉप कल्चर में आप सुनते भी होंगे भैया कि नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग चेंजेस। सो ये बुद्धिज्म से आ रहा है, बुद्ध कह रहे हैं ऐसा, दैट एवरीथिंग इज चेंजिंग इन एवरी मोमेंट, है ना। द वर्ल्ड इज मोमेंटरी का मतलब क्या है? मोमेंटरी का मतलब है एवरीथिंग इज चेंजिंग in every moment, like this river, right, like ये river है, हर मोमेंट में, लाइक यहां पर जो बूंद थी वो थोड़ी देर बाद यहां पहुंच जाएगी, थोड़ी देर बाद आगे पहुंच जाएगी, पीछे वाली बूंद जो है वो यहां आएगी। अगर आप इधर टच कर रहे हैं रिवर को, सो एवरी टाइम आप टच करते हैं, फिर हाथ बाहर निकालते हैं, फिर टच करते हैं, तो आप सेम वाटर ड्रॉप को टच नहीं कर रहे हो। तो आप इसे एक रिवर कैसे कह सकते हो? दिस इज नॉट वन रिवर, आप एक चीज नहीं बोल सकते। दिस इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉप्स, अ स्ट्रीम ऑफ वाटर ड्रॉप्स, नॉट अ रिवर, इट्स अ फ्लो ऑफ वाटर ड्रॉप्स, मल्टीपल lakhs and crores of water drops, right? Similar like our body, मैंने आपको अपनी बॉडी का एग्जांपल लेकर भी दिया था, लेकर समझाया था ना, कि जैसे हमारी बॉडी में दैट एवरी सेल जो है वो क्या हो रहा है? रेप्लिकेट कर रहा है, राइट। इन फ्यू ईयर्स हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरह नई हो जाती है। आज आप जो हैं वो कल जो है वो नहीं रहेंगे, कल तक जो है वो कई लाखों करोड़ों सेल्स आपके मर चुके होंगे और कई लाखों करोड़ों नए सेल्स डेवलप हो जाएंगे, राइट। सो टू कंक्लूड द मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी की बात करें, बुद्धिस्ट एपिस्टेमोलॉजी, सो पहला तो यह है कि दे डू नॉट believe in the authenticity of Vedas like other, that is why they are known as heterodox sects, right? नास्तिक हैं, they are in that sense, मैंने आपको बताया था 3 सेंस होती है नास्तिक होने की। दूसरा ये सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, नॉलेज कहां से आएगी? सेल्फ रियलाइजेशन से, राइट। नॉलेज का सोर्स क्या होगा? खुद को रियलाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लाइक बुद्ध ने खुद रियलाइज किया, थोड़ी देर में इसको हम समझेंगे, राइट। आत्मदीपो भव का कॉन्सेप्ट है वो, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मदीपो भव। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, राइट।
देन मेटाफिजिक्स की अगर हम बात करें, तो बुद्धिस्ट दे डिनाई दी प्रेजेंस ऑफ गॉड, they deny the presence of soul, and world के लिए क्या बोलते हैं, that world is momentary, that world is changing at every moment, it only exists for a moment and then it changes, it only exists for a moment and then it changes, right? Then what else, और क्या कह सकते हैं आप यहाँ पर, या कर्म फिलॉसफी। अब आप कहेंगे कि सर अगर ये सोल की एग्जिस्टेंस पर बिलीव नहीं करते, सो डू दे बिलीव इन रीबर्थ? सो यस, दे डू बिलीव इन रीबर्थ। Buddhists, they accept rebirth, that we are in a cycle of rebirth. And why we are in a cycle of rebirth? Due to our karma, या कर्म सिद्धांत की वजह से। So when I say, अब देखिए मैंने आपको पहले इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, I don't need to go down that road again. Now those who have attended the previous session वो अच्छे से समझ गए होंगे। Now when I say that they accept the concept of rebirth, right, that means they say that we are trapped in a cycle of, we are in a bondage and we are trapped in a cycle of rebirth, and that is due to karma siddhant. So now I don't need to explain कि क्यों और कैसे हम साइकिल ऑफ रिबर्थ में फंसे हुए हैं, कर्म सिद्धांत की वजह से, ड्यू टू आवर कर्मा, राइट। सो जो हमने पहले स्टडी किया उसके साथ इसको कनेक्ट कर दो आप। सो ये है इसका मेटाफिजिक्स। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? दे डू नॉट बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास, एंड दी नॉलेज के लिए वो क्या कहते हैं? आत्मदीपो भव, सेल्फ रियलाइजेशन। खुद से नॉलेज जो है वो हमें रियलाइज करनी है, और वो कैसे होगा थोड़ी देर में वो भी समझते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी और थोड़े आपको क्लियर होगा जो हम एथिक्स पढ़ेंगे इनकी डिटेल में, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद बुद्धिस्ट एथिक्स। नाउ एथिक्स में क्या पढ़ते हैं हम? बेसिकली द पर्पस ऑफ लाइफ, है ना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ एंड हाउ टू अटेन दैट पर्पस। सो क्या जवाब है पहले सवाल का? सो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? या अकॉर्डिंग टू बुद्ध या बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म में भी मैंने आपको क्या कहा? हीनयान, राइट। सो अकॉर्डिंग टू बुद्ध और बुद्धिज्म और हीनयान बुद्धिज्म, द पर्पस ऑफ लाइफ is nirvana, which is a word used by Buddhists for moksha or liberation, right? So we need nirvana or moksha or liberation. Why? Because we are in a bondage. किसकी bondage में हम? Cycle of rebirth, and we need to get out of this cycle of rebirth, and we need to attain nirvana, right? And how do we attain this nirvana? So Buddha says there are certain ways to how to attain this nirvana, है ना। सेकंड जो क्वेश्चन है, पहला तो ये है कि भैया व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। सो द पर्पस ऑफ लाइफ is to attain nirvana. क्यों निर्वाणा अटेन करना है? Because we are trapped in a cycle of rebirth. We need moksha, we need liberation. क्यों हमें ये cycle of rebirth से बाहर निकलना है? Because क्या?
बिकॉज देर आर 4 नोबल ट्रुथ्स अबाउट दिस वर्ल्ड। क्या कॉन्सेप्ट है यहां पर दिया बुद्धिज्म ने? ठीक है, आपको एथिक्स में पढ़ना है सबसे पहले द 4 नोबल ट्रुथ, राइट, जिसे कहते हैं चत्वारि आर्य सत्यानि। चत्वारि आर्य सत्यानि, द 4 noble truths, right? Then there is the middle path, जिसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, ठीक है। सो थ्रू मिडल पाथ पर चलकर जो है वो हम अटेन कर सकते हैं दी चत्वारि निर्वाण, राइट। सो क्या है मिडल पाथ? मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपद। आप मध्यम मार्ग भी याद रखोगे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, या मध्यम प्रतिपद भी अगर आप याद रख सकते हैं, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो ज़्यादा आपको लोड लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है ना। What else? Then there is the change of heart, या हृदय परिवर्तन, हृदय परिवर्तन। Then there is social equity या social equality। बुद्धिज्म कैन बी, मतलब बुद्धिज्म को हम मान सकते हैं दैट इट वाज अ रिलीजियस रिफॉर्म, बट इट वाज मोर ऑफ अ सोशल रिफॉर्म, बिकॉज बुद्ध ही ओपन्ड द डोर्स ऑफ हिज संघ फॉर एवरीवन। इनिशियली ही डिड नॉट अलाउ द एंटर, मतलब ही डिड नॉट अलाउ वुमेन टू बी पार्ट ऑफ द संघ, नॉट बिकॉज दैट वुमेन्स वर क्या कह सकते हैं हम, मतलब नॉट बिकॉज कि वुमेन की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, बट बिकॉज मेल्स जो हैं वो दे विल, मतलब उनकी डिजायर्स और उनकी लस्ट जो है वो उन्हें सही रास्ते से भटका देगी, राइट। वुमेन की गलती नहीं निकाली उन्होंने, मेल जो है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इनिशियली वुमेन वर नॉट अलाउड, बट देन ग्रेजुअली with the insistence of Buddha's disciples and his foster mother, his aunt Mahaprajapati Gautami, and his disciple Anand, women were allowed to be part of the Sangh, right? Social equality की बात करते हैं। Now बुद्ध ने क्या कहा कि भैया, बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मैं आपको जो रास्ता दिखाऊंगा वही आपको फॉलो करना है। मैंने आपको एपिस्टेमोलॉजी में भी बताया ना, बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं जो आपको रास्ता दिखाऊंगा वही उसी पर आपको चलना है। बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव, दैट कैन बी दी फिफ्थ थिंग, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। और आत्मदीपो भव, खुद की लाइट आपको खुद बनना है, या खुद का लैंप आपको खुद जलाना है। बी योर ओन लाइट और बी योर ओन लैंप, राइट। बुद्ध नेवर सेड कि भैया मैं जो रास्ता दिखाऊंगा केवल उसी पर ही चलकर आपको निर्वाण मिल सकता है। बुद्ध ने कहा कि मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूं, उसके बाद आपको जो है वो खुद रियलाइज करना है कि आपके लिए निर्वाण क्या है, या आपके लिए जो है वो कैसे, मतलब आप जो है वो इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। सिमिलर जो है वो ट्रेडिशन, सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है वो अंबेडकर साहब ने भी फॉलो किया, राइट। एंड ग्रेजुअली उन्हें ये समझ आया कि
he adopted Buddhism in the last, मतलब later last few months of his life he adopted Buddhism and he started a new, आप कह सकते हैं कि branch of Buddhism उन्होंने शुरू करी which is known as the Navayan. So we have Hinayan, the Mahayana, the Navayan. Navayan was started by अम्बेडकर. जब अम्बेडकर साहब की बात करेंगे हम आगे डिटेल में समझेंगे उन्हें, हम वहाँ पर इसे थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे कि नवयान क्या है. राइट. सो दीज आर दी 5 थिंग्स इन एथिक्स, बुद्धिस्ट एथिक्स जो हमें पढ़नी है. दैट इज द 4 नोबल ट्रूथ्स, मिडिल पाथ, चेंज ऑफ हार्ट, सोशल इक्वालिटी एंड सेल्फ रियलाइजेशन. दैट इज आत्मदीपो भव. राइट. तो अब एक एक करके इन्हें समझे. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द 4 नोबल ट्रूथ्स. तो मैंने आपको क्या कहा, दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू अचीव निर्वाण. ठीक है. नाउ वी विल रिटर्न बैक टू दीज 2 क्वेश्चंस. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दीज 5 कॉन्सेप्ट्स. इन 5 कॉन्सेप्ट्स को एक बार हम समझ लेते हैं, फिर हम वापस घूमकर इन दोनों सवालों पर आएंगे. आपको बिल्कुल क्लियर आंसर मिल जाएंगे कि बुद्धिज्म इन दोनों सवालों के क्या जवाब देता है. ठीक है. पहले हम ये 5 कॉन्सेप्ट समझ लें एक एक करके. सो लेट अस स्टार्ट विद दी 4 नोबल ट्रूथ्स. और चत्वारी आर्य सत्यानि. ठीक है. सो व्हेन बुद्ध गेन्ड ज्ञान ही गेव 4 फंडामेंटल ट्रूथ टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. ठीक है. मैंने आपको क्या कहा कि बुद्ध को जो ज्ञान मिला वो सेल्फ रियलाइजेशन से मिला. बुद्ध को जो अल्टीमेट नॉलेज प्राप्त हुई, जिसको निर्वाण कहा गया, इट वॉज थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन. खुद से रियलाइज किया उन्होंने. एंड इट वॉज हिज प्रोसेस ऑफ दिस सेल्फ रियलाइजेशन कि कई स्कॉलर्स ने बाद में बुद्ध को एक महावैद्य भी कहा, ग्रेट डॉक्टर. राइट. द प्रोसेस he explained or the process he followed for this realization, he was termed to be a Mahavedya because it is in fact almost a scientific process. धीरे धीरे करके जो है वो कंक्लूजन तक वो पहुंचे. राइट. सो व्हाट इज दिस प्रोसेस? तो उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ बताए, 4 नोबल ट्रुथ. सबसे पहला है दैट सर्वम दुखम दुखम. पहला है सर्वम दुखम दुखम. व्हाट डज इट एंटेल्स? इट मीन्स दैट सबसे पहले तो हमें यह चीज समझनी है दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स, या देयर इज सफरिंग्स. राइट. नाउ सॉरी, चार्वाक को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी स्कूल्स जो हैं वो इंडियन फिलॉसफी के वो सफरिंग्स पर बात करते हैं कि दैट वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स. राइट. एंड व्हेन वी अटेन मोक्ष, तो मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स ये कहते हैं कि देयर विल बी एंड ऑफ सफरिंग्स, सॉरी देयर विल बी जॉय और ब्लिस. अल्टीमेट गोल निर्वाण या मोक्ष क्यों प्राप्त करना है? बिकॉज उसमें हमें अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट ब्लिस जो है वो प्राप्त होगा. राइट. लेकिन हीनयान बुद्धिज्म ये कहता है कि दैट देयर इज सर्वम दुखम दुखम, दैट देयर इज सफरिंग इन दिस वर्ल्ड. And if when a soul, although they don't consider soul, when the stream of consciousness, its last particle reach nirvana, it reaches a stable state where there is no suffering. As per Hinayan, there is, after nirvana there is no suffering, and as per Mahayana, after nirvana there is joy or bliss. So we are following दी ओरिजिनल टीचिंग्स. राइट. सो एक बार 4 नोबल ट्रुथ से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे मोक्ष तक पहुंचेंगे.
सो पहला है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स एंड देयर इज ओनली सफरिंग्स, नो जॉयज इन वर्ल्ड. ओनली सफरिंग्स, नो जॉयज इन वर्ल्ड. क्या है ये, इसका मतलब देखेंगे. सेकंड है, सेकंड इज दुख समुदाय. What does this mean? Dukh samudaya. It means there is a cause of these sufferings. Or there is a cause of sufferings. Right? देखिए साइंटिफिक तरीका है, बिल्कुल बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह अप्रोच कर रहे हैं किसी बीमारी को, कि पहले तो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि बीमारी है, सिम्टम्स को, सिम्टम्स देखे पहले, सिम्टम्स क्या है, सफरिंग है. फिर हम देखेंगे कि भैया कारण क्या है इन सिम्टम्स के, अंडरलाइंग प्रॉब्लम क्या है. सो देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग. फिर कह रहे हैं कि भैया ये अंडरलाइंग सिम्टम्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ये रियलाइज करना कि ये सफरिंग दूर की जा सकती है, दैट इज नोन एज दुख निरोध मार्ग. और दुख निरोध, दुखों से हमें निरोध मिल सकता है, आजादी मिल सकती है. देयर इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग. देखिए थ्रू आउट आवर लाइफ बहुत सारे लोग पूरा जीवन जो है वो बिता देते हैं अपना दुखों में, राइट. और ये मानते हुए पूरा जीवन बिता देते हैं कि ये तो हमारी किस्मत ही है ऐसी, क्या करें, राइट. वो ये समझते ही नहीं कि उन्हें दुख है, ये दुख के कारण है और इन दुख को खत्म किया जा सकता है. देयर इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग. कि दुख खत्म भी किए जा सकते हैं. एंड फिर लास्ट में वो दवाई लिख कर देते हैं कि भैया दुख निरोध गामिनी प्रतिपथ. यानी कि द पाथ, देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग. लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग्स, राइट. तो देखिए कितना मेटिकुलस तरीका है, कितना साइंटिफिक तरीका है. डॉक्टर की तरह अप्रोच कर रहे हैं बीमारी को. सबसे पहले सिम्टम्स देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं अंडरलाइंग कॉज क्या है, फिर देख रहे हैं कि भैया इस कॉज का इलाज है, और फिर जो है वो इलाज बता रहे हैं कि भाई देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग्स. तो सबसे पहले तो हमें जीवन के बारे में ये समझना है अकॉर्डिंग टू बुद्ध, राइट. तो अब एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं. सबसे पहले देखते हैं देयर इज अ सफरिंग. क्या मतलब है इसका? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स. What does this mean? इसका मतलब ये है कि भैया that there is no joys in the life but only sufferings. ठीक है, आप ये नहीं, मतलब the world is full of suffering का मतलब ये नहीं है कि कभी दुख और कभी खुशी, कभी धूप कभी छांव, नहीं. वो कह रहे हैं कि there is no joy in life but only सफरिंग, राइट. जहां पर चार्वाक कह रहे हैं कि भैया यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, राइट. जब तक जियो सुख में जियो, उधार में लेकर घी पियो. ठीक है. वहीं बुद्ध कह रहे हैं कि कोई खुशी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती. फिर आप कहेंगे कि सर हमें कई लाइफ में कई बार कई जगहों पर तो खुशी महसूस होती है. तो इसके लिए बुद्ध कहते हैं कि जो खुशी आपको महसूस हो रही है, इट इज
इन इटसेल्फ अ सफरिंग। खुशी के लिए क्या बोलते हैं वो? हैप्पीनेस इज इन इटसेल्फ अ सफरिंग। हैप्पीनेस खुद में एक सफरिंग है। कैसे है? इसके 3 फोल्ड है, ठीक है। हैप्पीनेस इज इटसेल्फ अ सफरिंग, इनफैक्ट इट इज थ्राइस सफरिंग। 3 बार जो है वो हैप्पीनेस में सफरिंग होती है, राइट। पहले हमें हैप्पीनेस को पाने के लिए सफरिंग से गुजरना पड़ता है। अगर आपको मान लीजिए सिविल सर्वेंट बनना है, तो अभी आप अपनी सारी चीजों को सेक्रीफाइस करके पूरी तरह अपने आप को झोंका हुआ है, आपने पढ़ाई कर रहे हैं आप पूरी तरह। सो टू अचीव हैप्पीनेस वी हैव टू सफर, है ना। सबसे पहले तो यहीं पर ही है। फिर एक बार जब हमें हैप्पीनेस मिल जाती है, जो भी हमारी डिजायर है वो फुलफिल हो जाती है, वो पूरी तरह कभी भी फुलफिल नहीं हो पाती। कभी भी हमें पूरी तरह हैप्पीनेस नहीं मिलती है, चाहे कितना मर्जी जोर लगा लो, कुछ ना कुछ कमी जो है वो रही जाएगी। वही बात कि बारात में खाने पीने के बाद जो है वो कमियां निकालते हैं लोग बैठ कर कि ये अच्छा नहीं था, ये खाने में ये अच्छा नहीं बना, या सर्विस अच्छी नहीं थी, या यहाँ पर हमें ये नमक तेज, नमक ज़्यादा, जो भी है। सिविल सर्वेंट बन जाओगे, आईएएस बन जाओगे, बोलेंगे यार आईएएस तो बन गए, पहले बोलेंगे यार सिविल सर्वेंट तो बन गए लेकिन आईएएस नहीं मिला, आईपीएस मिला या आईआरएस मिल गया। अगर आईएएस मिल जाएगा तो कहेंगे भैया होम कार्डर मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। होम कार्डर मिल जाएगा तो बोलेंगे भैया जिला अच्छा नहीं मिला है, बहुत पिछड़े जिले में जो है वो बिठा दिया है, साइड लाइन कर दिया हमको, तो शंटिंग कर दिया है। अच्छा जिला मिल जाएगा तो बोलेंगे मंत्री जी बहुत गरी आते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने आज बहुत गालियां दी, नहीं तो फिर और कुछ होगा, नहीं तो और कुछ होगा, नहीं तो और कुछ होगा। तो पहले लेवल पर तो क्या है कि हमें हैप्पीनेस को अचीव करने में सफर करना है। आईएएस बनने के लिए आपने सफर किया, फिर आईएएस बनने के बाद उसको मेंटेन करने में सफरिंग है, सफरिंग टू मेंटेन हैप्पीनेस। राइट। खूब सारा धन कमाया और अब डर लगा रहता है कि वो धन कहीं लूट ना जाए। खूब सारी इज्जत कमाई तो अब डर लगा रहता है कि वो कहीं इज्जत लूट ना जाए, बर्बाद ना हो जाए। राइट। दुश्मनों का डर, इनसिक्योरिटी, कंपटीशन का डर। सो हैप्पीनेस इज ऑलवेज पार्शियल। सफरिंग टू मेंटेन हैप्पीनेस, दैट मीन्स हैप्पीनेस इट इज ऑलवेज पार्शियल। कभी पूरी तरह आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। हमेशा आपकी द्वारा प्राप्त की गई खुशी में आपको दुख मिलते रहेंगे, चाहे उसको मेंटेन करने में हो या आप अपनी खुशी से पूरी तरह खुश नहीं है, क्योंकि डिजायर्स का कोई अंत नहीं है। इंसान की डिजायर का कोई अंत नहीं है, ठीक है। और तीसरा क्या है? दैट देयर इज, लाइक मैंने आपको क्या बोला, क्या मेटाफिजिक्स है? दैट वर्ल्ड इज मोमेंटरी, हैप्पीनेस इज ऑल्सो मोमेंटरी, हैप्पीनेस इज नॉट परमानेंट। यानी कि जो भी खुशी है आपके जीवन में परमानेंट नहीं है। आईएएस बन गए तो रिटायर हो जाओगे, रिटायर होने के बाद जो है वो ज्यादातर खाली घूमते हैं आईएएस लोग। पहले जहां पर आपको लेट्स से आप एडिशनल सेक्रेटरी बन गए, सेक्रेटरी बन गए, कैबिनेट सेक्रेटरी तक भी बन गए लेट्स से, रिटायर होने के बाद जो है वो कोई नहीं पूछ रहा। रिटायर होने के एक दिन पहले जो है वो 3 गाड़ी आगे 3 गाड़ी पीछे घूम रही है आपके, सलूट बज रहे हैं जहां आप जा रहे हो, जहां आप जा रहे हो लोग जो है वो आपको सलाम ठोक रहे हैं, मंत्रीगण आपके आने पर खड़े हो जा रहे हैं। और रिटायर होने के बाद जो है वो आप घूम रहे हैं अकेला सड़क पर, खुद चला रहे हैं अपनी गाड़ी, खुद सामान लेने जा रहे हैं, कोई नौकर नहीं, कोई चाकर नहीं, कोई सर्विस नहीं, कुछ नहीं मिल रहा आपको। तो जो आपकी हैप्पीनेस है वो भी परमानेंट नहीं है, चाहे किसी भी तरह की हैप्पीनेस आपने अचीव करी हो। तो वो जो हैप्पीनेस परमानेंट नहीं है उसका भी जो है वो अपनी सफरिंग है, उसका भी डर लगा रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी डर लगा, अभी तो जवानी में आप लोग, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी डर लगा रहेगा, अब मर गए, अब मर गए। अपने बच्चों का मुंह देखिएगा तो डर लगा रहेगा कि भैया मर जाएंगे तो इनका क्या होगा। बच्चों के होने से खुशी होगी, बट एट द सेम टाइम ये डर भी होगा कि ये खुशी छीन भी सकती है। तो वो सेकंड वाले पॉइंट में आ जाएगा ना, मेंटेन करने वाला। और अंत में वो खुशी चली भी जाएगी आपके हाथ से, क्योंकि आपकी मृत्यु हो जाएगी अंत में। राइट।
So this is how Buddha explains that the world is full of sufferings. There is no joy in life, only suffering. In fact, happiness in itself a suffering. In fact, happiness is thrice suffering. Happiness जो है वो 3 गुना suffering है, 3 गुना दुख है खुशी में, happiness में, right? Then अगली चीज बुद्ध समझाते हैं कि भैया there is causes of sufferings. है ना, सफरिंग, क्योंकि लोग जो है वो यही मानकर चले रहते हैं कि भैया भाग्य में लिखा है, किस्मत है हमारी, यह तो ऐसा ही होना था, ये तो विधाता ने ऐसा ही लिखा है, ठीक है, या कर्म के ऊपर जो है वो लोग डाल देते हैं अपने. Although Buddhism also believes in कर्म सिद्धांत, ठीक है, जो हम भुगत रहे हैं लाइफ में, इट इज बेस्ड ऑन आवर कर्म सिद्धांत, ठीक है. बट लाइक इन एवरी फिलॉसफी, हमने शुरू में क्या पढ़ा था, दैट इन एवरी फिलॉसफी देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ कॉजेशन. सो व्हाट इज द कॉजेशन प्रिंसिपल ऑफ? In Buddhism, what is the causation principle? It is known as प्रत्यय समुत्पद. क्या कहा जाता है causation principle को? प्रत्यय. देखिए मेरी राइटिंग जो है वो आप लोग जानते हैं कैसी है, राइट? तो जो मैं बोल रहा होता हूं उसको सुनकर जरूर लिखा करें. प्रत्यय समुत्पद. is the causation principle of Buddhism. In every philosophy we have, in fact in sciences also we have a causation principle, and the cause and effect. So to understand, एक तो कर्म सिद्धांत तो है ही, है ना, बुद्धिज्म जो है वो causation principle, बुद्धिज्म causation principle जो है वो कर्म सिद्धांत को तो मानता है ही, राइट? लेकिन बुद्ध हिमसेल्फ व्हेन ही वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, सेल्फ रियलाइज जब वो खुद करने की कोशिश कर रहे थे, व्हेन ही वाज ट्राइंग टू असर्टेन दैट व्हाट आर द रीजन और कॉजेज ऑफ एनीथिंग और रीजंस ऑफ सफरिंग, सो ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई, मतलब एक एक लिंक जो है वो जोड़ते जा रहे थे कि भैया इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है. तो इस तरह के 12 लिंक्स उन्होंने जोड़े, जिसको कहा जाता है द्वैदशंख चक्र, right? So the cause of anything and suffering Buddha was able to identify 12 links of cause and effect. Links of cause and effect, right? कि भैया इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है, and ultimately the ultimate reason, right, of these 12 links में ultimate reason क्या बताया उन्होंने? is ignorance और अविद्या. इग्नोरेंस और अविद्या, हमारी इग्नोरेंस, हमारी चॉइस टू नॉट और टू इग्नोर द राइट नॉलेज और राइट थिंग्स और बिलीविंग इन रॉन्ग थिंग्स इज द रीजन बिहाइंड द सफरिंग. इट इज द अल्टीमेट रीजन बिहाइंड सफरिंग. अदरवाइज देर आर 12 लिंक्स एंड कर्म सिद्धांत जो है वो उसमें से एक है, राइट? उसके अलावा 12 लिंक्स है कॉज एंड इफेक्ट के, एंड देन ultimate जो reason है that is ignorance और अविद्या. And this ignorance and avidya except Chadwak in Indian philosophy, every other philosophy they follows this concept, है ना. जैसे हमने देखा था ना कि शंकर भी ये कहते हैं कि हमारे दुखों का या बेसिकली निर्वाण को अगर या मोक्ष को अचीव करना है तो ज्ञान के रास्ते पर चलो और इग्नोरेंस को त्यागो. जैनिज्म भी यही कहता है कि भैया इग्नोरेंस को हमें त्यागना है, हमें अविद्या को त्यागना है और ज्ञान के रास्ते पे जाना है ना, सम्यक ज्ञान.
राइट। सेम बात जो है वो यहां पर कौन कर रहे हैं, बुद्ध। बुद्ध कह रहे हैं इग्नोरेंस दैट इज नॉट नोइंग द राइट थिंग्स एंड बिलीविंग इन द रॉन्ग थिंग्स। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल बुद्ध ने जो है वो बहुत अच्छा दिया। बुद्ध का डिसाइपल जो है वो एक बार बुद्ध से सवाल पूछते हैं, बुद्ध को कहते हैं कि भैया आई वॉन्ट टू अटेन हैप्पीनेस। वन ऑफ द बुद्धा's disciple asked him a question that I want to attain happiness। तो भैया ये हैप्पीनेस जो है वो कैसे अटेन की जाए, ये बुद्ध के डिसाइपल ने बुद्ध से सवाल पूछ लिया। तो बुद्ध ने क्या जवाब दिया, बुद्ध ने जवाब दिया आपकी इग्नोरेंस, बुद्ध ने जवाब दिया आपके सवाल में ही आपका जवाब है। राइट। बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले तो आपने कहा कि आई वॉन्ट टू अटेन हैप्पीनेस। तो बुद्ध ने कहा कि आई मतलब आप सेल्फ की बात कर रहे हैं, आप अपने सोल की बात कर रहे हैं, एंड देयर इज नो सोल। राइट। आई जैसी चीज कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, देयर इज नो सोल, देयर इज नो सेल्फ, आई प्रेजेंट ही नहीं है। राइट। सेकंड आप कह रहे हैं कि दैट यू वांट टू अटेन हैप्पीनेस, यानी कि आपकी डिजायर है, एंड दिस डिजायर इज द रूट ऑफ योर सफरिंग। राइट। कॉज ऑफ सफरिंग क्या है, योर डिजायर आर द रूट्स ऑफ सफरिंग। राइट। सो बेसिकली इफ यू रिमूव, एंड लास्ट में आप क्या कह रहे हैं, तो अगर आप आई हटा दोगे और अपनी वांट हटा दोगे तो व्हाट यू विल लेफ्ट विद, यू विल बी लेफ्ट विद हैप्पीनेस। तो यानी कि इसमें से आई वांट टू अटेन हैप्पीनेस, इसमें से अगर आप आई हटा दोगे और वांट टू अटेन अपनी वांट हटा दोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस बच जाएगी। तो व्हाट बुद्ध वांट टू से हियर इज दैट द कॉज ऑफ सफरिंग, कॉज ऑफ सफरिंग क्या है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस या अविद्या, द अल्टीमेट कॉज ऑफ सफरिंग इज इग्नोरेंस और अविद्या। ठीक है, दैट वी डोंट नो द राइट थिंग्स। And what is the right thing that we don't know? That if we remove ego and desire, we will lead, we will, if we remove ego and desire from ourself, और self तो है ही नहीं बेसिकली, है ना, सोल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है ना, क्योंकि आप जो हैं वो आज जो खुद को मान रहे हैं वो कल कुछ और है। आज जो आपकी वांट एंड नीड्स है, जो डिजायर्स हैं, वो कल कुछ और हो जाएंगी। तो आई जो आप कह रहे हैं ना, आई वॉन्ट हैप्पीनेस, बाय द टाइम यू फिनिश दिस स्टेटमेंट हो सकता है कि वो आई चेंज हो चुका हो। राइट। सो व्हाट बुद्ध सेज दैट कि द पाथ टू हैप्पीनेस इज द एंड ऑफ ईगो एंड डिजायर। आपका ईगो और आपकी डिजायर का एंड ही, इफ वी रिमूव योर ईगो यानी सेल्फ को अगर आप हटा देंगे और डिजायर को अगर आप हटा देंगे, यू विल बी लेफ्ट विद हैप्पीनेस। योर ओन डिजायर्स आर द रूट ऑफ योर ईगो एंड डिजायर आर द रूट ऑफ सफरिंग्स। राइट। एंड ऑब्वियसली अल्टीमेट रीजन जो है वो ignorance, and you are ignore about it, you are ignorant about it, that the root of your suffering is your ego and your desire. If we remove that, we will be left with happiness. Then third is, जो बुद्ध कहते हैं वो ये है कि that there is end of sufferings. We need to understand कि हमारे दुख जो है वो खत्म हो सकते हैं।
लोग अपना पूरा जीवन बिता देते हैं इसी थॉट के साथ कि हमारे तो जीवन ऐसा ही चलेगा, भाग्य ने लिख दिया है, माथे पर चिपका दिया है, हाथ में फिक्स हो गया है और यही जीवन चलने वाला है। वो ये नहीं समझ पाते कि ये सफरिंग जो है लाइफ में ये खत्म हो सकती है, राइट। सो बुद्ध जो है वो शुरुआत करते हैं एक बहुत पेसिमिस्ट फिलोसफर की तरह, लेकिन अंत करते हैं एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक फिलोसफर की तरह। तो वेस्टर्न फिलोसफर्स जो हैं वो बुद्ध को पेसिमिस्ट फिलोसफर कहते हैं, राइट। लेकिन अगर आप ठीक से बुद्ध को पढ़ें, लाइक डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा कि ठीक से अगर आप बुद्ध को पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि शुरुआत में बुद्ध भले ही पेसिमिस्ट नजर आते हो, निराशावादी नजर आते हो, लेकिन अंत तक उनकी फिलॉसफी जो है वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाती है बहुत ज्यादा, राइट। So there is end to suffering. So what is that end to suffering? Is the nirvana. The end of suffering is nirvana. Vana मतलब अग्नि, fire, and nirv मतलब end of fire. The end of fire. Right, you can connect that fire with your ego and desire, or largely your desire, but your ego and desire. The end of fire is the end of sufferings, right? That means, so what we are, self क्या है? Self क्या है? It is nothing but a stream of consciousness. Right? And when the last particle of this stream of consciousness, it achieves the nirvana, it attains a stable state, it retains into a stable state, then फिर उसके बाद हम जो है वो रिबर्थ के साइकिल से आजाद हो जाते हैं। और जो आखिरी पार्टिकल है हमारे कॉन्शियसनेस की स्ट्रीम का, वो एक स्टेबल स्टेट ले लेता है, and that stable state is a state of no suffering, a state of no sufferings. उसके बाद वो आखिरी जो पार्टिकल है हमारी कॉन्शियसनेस का, उसको कोई सफरिंग्स नहीं होती, राइट। इट इज अ स्टेट ऑफ नो सफरिंग्स, राइट। दैट मीन्स देयर इज नो सफरिंग्स इन निर्वाण। जब हम निर्वाण में होंगे तो कोई भी सफरिंग नहीं होगी हमारे ऊपर, राइट। नॉट कि भैया जब हमें जब मोक्ष प्राप्ति होगी दैट इट विल बी अ स्टेट ऑफ अल्टीमेट जॉय और ब्लिस, नहीं, इट विल बी अ स्टेट ऑफ नो सफरिंग्स, राइट। सो हीनयान ये कहते हैं कि भैया एट निर्वाण देयर विल बी नो सफरिंग, वेयरएज महायान क्या बोलते हैं, दैट एट निर्वाण देयर विल बी अल्टीमेट ब्लिस। सो ये आपको पता होना चाहिए डिस्टिंक्शन। हीनयान बुद्धिज्म क्या बोलता है, दैट एट निर्वाण देयर इज एंड ऑफ सफरिंग्स। एंड ऑफ सफरिंग डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन दैट बिगिनिंग ऑफ जॉयज और अबंडेंस ऑफ जॉय, नहीं। एंड ऑफ सफरिंग मीन्स एंड ऑफ सफरिंग, यू विल बी इन अ स्टेट ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी, और कुछ नहीं होगा। नॉट रिलेटिव स्टेबिलिटी, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी होगी, इनफैक्ट यहाँ सफरिंग ही नहीं होगी, और जॉय जैसे तो कुछ होता ही नहीं। बट महायान क्या बोलते हैं, और वेदांतिक फिलॉसफी भी यही बोलती है, दैट एट निर्वाण और एट मोक्ष देयर विल बी अल्टीमेट bliss or ultimate joy. Ultimate joy is actually bliss, right? So that is what the third principle is, that there is end of sufferings, and that end of suffering is the attainment of nirvana. Then how to attain that nirvana? That means the path to end of suffering. Buddha called it the path, Buddha called this path the eightfold path, the Ashtangik marg.
एट फोल्ड पाथ, द अष्टांगिक मार्ग। आठ अंग हैं उसमें, 8 हिस्से हैं, राइट। ये 8 जो अंग है, ये जो 8 अष्टांगिक जो मार्ग है, इस मार्ग पे अगर आप चलेंगे तो यू विल बी एबल टू अटेन निर्वाण। तो देखिए, जो हमारा इनिशियल क्वेश्चन था, इनिशियल क्वेश्चन क्या था, कहां गया, एथिक्स में, दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। द पर्पस ऑफ लाइफ वाज निर्वाण, एंड हाउ टू अटेन दैट निर्वाण। ठीक है, सो दैट इज द थर्ड एंड द फोर्थ नोबल ट्रूथ। द थर्ड नोबल ट्रूथ talks about the purpose of life. The purpose of life is the cessation of sufferings, and how to end those suffering is by walking on the अष्टांगिक मार्ग, और 8-fold path पर चलने से, not walking but following the अष्टांगिक मार्ग, और 8-fold path पर चलने से जो है वो आपको क्या होगा, निर्वाण की प्राप्ति होगी। सो थर्ड जो है वो एथिक्स का पहला सवाल का जवाब है, राइट। थर्ड नोबल ट्रूथ, दैट देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग्स, दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, टू सेसेट, टू अचीव निर्वाण, एंड हाउ टू अचीव निर्वाण इज थ्रू द 8-fold पाथ, राइट। तो क्या है वो 8-fold पाथ, तो सम्यक वर्ड यहां पर यूज होगा, जैसे जैनिज्म में था ना, सम्यक, सम्यक यानी कि राइट। तो राइट या सम्यक क्या, तो राइट व्यू यानी कि राइट दृष्टि, राइट। सेकंड सम्यक या राइट रिजॉल्व और संकल्प। तीसरा है राइट या सम्यक वाक या स्पीच, वाक जो आप बोलते हैं, राइट स्पीच। फोर्थ इज राइट एक्ट और राइट एक्शन और राइट कंडक्ट, यानी कि राइट कर्मक। पांचवा है राइट या सम्यक लाइवलीहुड या आजीविका, लाइवलीहुड या आजीविका। सिक्स्थ यू कैन राइट, दैट इज सम्यक या राइट एफर्ट या व्यायाम। सेवंथ इज राइट मेमोरी या राइट स्मृति या माइंडफुलनेस। एंड एट्थ इज राइट कंसेंट्रेशन, या लिख सकते हैं उसको राइट समाधि या सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्म, सम्यक स्पीच और सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि। दीज आर दी अष्टांगिक मार्ग। और ये अष्टांगिक मार्ग जो है वो ध्यान से देखिए, दिस अष्टांगिक मार्ग इज रिलेटेड और कनेक्टेड विद द डॉक्ट्रिन ऑफ मिडल पाथ। ये अष्टांगिक मार्ग जो है वो मिडल मार्ग पर चलकर प्राप्त किया जाएगा, या ये अष्टांगिक मार्ग पर चलना है तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ मिडल पाथ को फॉलो करना है।
नाउ व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ मिडल पाथ, यानी कि मध्यम प्रतिपद क्या है? सो अकॉर्डिंग टू बुद्धाज टीचिंग, जो भी एट फोल्ड पाथ को फॉलो कर रहा है उसे मिडल पाथ पर चलना है टू अटेन साल्वेशन. सो नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द डॉक्ट्रिन ऑफ मिडल पाथ. और मध्यम मार्ग या प्रतिपद. राइट. सो बुद्ध ने क्या कहा बेसिकली यहां पर, और बुद्ध ने जो कहा है और जो पॉपुलर हुआ है वो दो डिफरेंट चीजें हैं. राइट. तो जो हम पढ़ते हैं वो बेसिकली एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना, मिडल पाथ पे रहना है. ठीक है, ये वाला फंडा पढ़ते हैं. तो इन आपको एट फोल्ड पाथ से पता चल जा रहा है ना, राइट या सम्यक दृष्टि, अपना व्यू, अपनी दृष्टि जो है वो सम्यक रख, सही दृष्टि रखनी है, सही संकल्प करना है. तो ये सभी जो है वो मध्यम मार्ग के साथ आप जोड़कर देखिए इनको सभी को. ठीक है, सभी बैलेंस्ड होना चाहिए. दो एक्सट्रीम्स मैंने आपको बताए थे, लाइक फॉर एग्जांपल दो एक्सट्रीम्स हमने पढ़े. एक था चार्वाक है ना, और एक एक्सट्रीम था जैनिज्म. तो लेट्स से डाइट की बात करते हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट की बात करते हैं. राइट. तो चार्वाक तो बात करते हैं भैया हीडोनिज्म की, है ना. हीडोनिज्म भी कौन सा, ग्रॉस इगोइस्टिक हीडोनिज्म की बात करते हैं. वेयर एज जैनिज्म बात करते हैं एसेटिज्म की. राइट. यानी कि बहुत ही आपको एसेटिक जीवन जो है वो जीना है, त्याग वाला जीवन जीना है. वेराज चार्वाक बात करते हैं कि भैया कंज्यूम करो. चार्वाक जो है वो मेन फोकस में किसको रखते हैं, काम को. राइट. वेराज जैन जो है वो मेन फोकस में किसको रखते हैं, एसेटिज्म को. ठीक है. तो दो एक्सट्रीम्स हैं ये. तो अगर मैं केवल डाइट की ही बात करूं, और डाइट में भी यानी खाने में भी अगर मैं नॉन वेजिटेरियन डाइट की बात करूं, राइट, तो चार्वाक क्या कहेंगे, चार्वाक कहेंगे भाई ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि उधार में मिले और उधार में लेकर खाओ, बेशक खाना है तो. कबूतर मिल रहा है, आज का कबूतर मिल रहा है, उसको खाओ, कल के मोर के पीछे क्यों पड़े हो, है ना. हाथ में जो चिड़िया आई है उसको खाओ, झाड़ी में अगर दो मिल जाएंगे उसकी क्या परवाह तुम्हें, जो हाथ में है वो खाओ. तो चार्वाक जो है वो दे पुट नो सच कंडीशंस, इस तरह की कोई कंडीशन नहीं डालते. ग्रॉस इगोइस्टिक हिडोनिज्म की बात कर रहे हैं वो, कि प्लेजर के पीछे भागो. नॉन वेज खाने में मजा आ रहा है तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी खाना है खाओ. राइट. एक तो ये एक्सट्रीम है. दूसरी तरफ जैनिज्म एक्सट्रीम क्या है, कि भैया तुमने सोच भी कैसे लिया नॉन वेज खाने का. यहां पर क्या है, चार्वाक क्या कह रहे हैं कि कोई किसी तरह का कोई पाप नहीं होता, कोई गॉड नहीं है, कोई सोल नहीं है, कोई रिबर्थ नहीं है, कोई इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. यू ओनली लिव वंस. वो बात कर रहे हैं योलो की, है ना. यू ओनली लिव वंस. तो जितना भी जीना खुलकर जीना है ना. यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत. ठीक है. वेयर इज जैनिज्म जो है वो बात कर रहा है कि नहीं, रिबर्थ का मतलब साइकिल है, रिबर्थ के चक्कर में हम फंसे हुए हैं और हमें एसेटिक जीवन जीना है ना. हमें पंच महाव्रत करने हैं, जिसमें अहिंसा जो है वो एक महाव्रत है. और हमें नॉन वेजिटेरियन डाइट के बारे में, अगर आपने बेसिकली नॉन वेजिटेरियन डाइट के बारे में सोच भी लिया, खाना तो दूर की बात है, नॉन वेजिटेरियन डाइट के बारे में सोचना भी आपके लिए जो है वो पाप है. सो एक एक्सट्रीम है जैनिज्म, और वेर इज दूसरा एक्सट्रीम है चार्वाक, जो कहता है कि भैया एक ही जिंदगी है, जितनी भी जियो खुलकर जियो. राइट. और इनके बीच में मिडल में जो है वो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म जो है वो नेविगेट कर रहा है. बुद्धिज्म नॉन वेजिटेरियन डाइट को लेकर क्या कहता है कि भैया अगर तो नेचुरली कोई डाई किया है ना. बुद्धिज्म जो है वो बात करता है अहिंसा की, डेफिनेटली बुद्धिज्म में अहिंसा की बात है, लेकिन वो रीजनेबल है ना.
कुछ ज़्यादा जो है वो बढ़ा चढ़ाकर, जैनिज्म की तरह बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर अहिंसा की बात जो है वो बुद्ध ने नहीं करी, राइट। देखिए बुद्ध जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिक फिलोसफर है एज कंपेयर टू जैन फिलोसफी की। अगर हम बात करेंगे और चार्वाक की बात करेंगे ना, तो दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ही, जैसे हमने समझा भी है पहले। और बुद्धिज्म जो है वो थोड़ा प्रैग्मेटिक है, या बुद्ध खुद जो है वो एज अ पर्सनैलिटी हमें समझ आता है कि थोड़े प्रैग्मेटिक है, थोड़े प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि बुद्ध वॉज नॉट सो मच कंसर्न विद अदर वर्ल्ड लाइक गॉड और सोल, और इन सबसे ज़्यादा कंसर्न इंडिविजुअली बुद्ध नहीं थे। उनका कंसर्न था कि इस जीवन में जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करना, प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा उनकी अप्रोच थी। तो अहिंसा की उन्होंने बात करी है, बट दे न्यू दैट कि भैया जहां पर जीवन की सुरक्षा की बात आए वहां पर हिंसा करनी पड़ती है ना। अहिंसा के चक्कर में जो है वो आप खुद को मतलब मार तो सकते नहीं, राइट। तो बुद्ध ने नॉन वेजिटेरियन डाइट के बारे में क्या कहा है? अगर मैं सिर्फ नॉन वेजिटेरियन डाइट को ही एक एग्जांपल मानकर चलूं टू एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ मिडिल पाथ, तो यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई इफ समवन और समथिंग हैज डाइड थ्रू नेचुरल कॉजेस, राइट, अगर कोई एनिमल जो है वो मरा है थ्रू नेचुरल कॉजेस, सो वी कैन कंज्यूम दैट, ठीक है। तो हमें खुद से नहीं मारना, कोई नेचुरल कॉजेस से मरा है तो उसको खा सकते हैं। तो अब बुद्धिस्ट फॉलोवर जो है वो घूम रहे जानवरों के पीछे, उनको बूढ़ा होने का वेट कर रहे हैं कि भैया वो नेचुरल कॉजेस से मरेंगे तो हम तुरंत खाएंगे उनको। मुर्गे को घेर के बैठे हैं लोग, बकरों को घेर के बैठे हैं। लेकिन वैदिक टाइम्स में, इससे पहले ये जितने भी हेटेरोडॉक्स रूल्स डेवलप हुए उससे पहले वैदिक टाइम्स में तो भर के मतलब नॉन वेजिटेरियन डाइट को कंज्यूम किया जा रहा था। इनफैक्ट प्रसाद में जो है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट जो है वो दी जा रही थी, राइट। तो उनके रिएक्शन में ही वैदिक फिलॉसफी या क्या बोलते हैं पोस्ट वैदिक टाइम में या लेटर वैदिक टाइम में जो भी सोशल और कल्चरल फिनोमेनास प्रेवलेंट थे, उनके रिएक्शन में ही जो है वो हमें हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स देखने को मिले, राइट। तो बुद्धिज्म जो है वो कहीं ना कहीं वही उपनिषदिक फिलॉसफी को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। दैट इज व्हाट, जैसे मैंने आपको बुद्ध का एग्जांपल दिया था ना, बुद्ध ने बोला था कि भैया चींटा मत बनो, ठीक है, कि जिस तरह चींटा जो है वो गुड़ के डेले में अंदर जो है वो घुस जाता है और फिर टुकड़े टुकड़े में बाहर निकलता है, तो चींटा नहीं बनना। What we need to do is we need to follow a middle path. So this Buddhist middle path या मध्यम प्रतिपाद, it closely resonates with उपनिषदिक तेन त्यक तेन भुंजिता। याद है आपको? तेन त्यक्तेन भुंजिता के साथ जो है वो क्लोजली रिलेटेड है। तेन त्यक्तेन भुंजिता का क्या मतलब है? दोज हु सैक्रिफाइस विल कंज्यूम। That means we need to be samyak in our consumption. We need to be controlled in our consumption. Right? We need to, ठीक है, प्लेजर ठीक है लाइफ के, बट हमें प्लेजर्स जो हैं वो विद इन लिमिट्स, है ना, लिमिट्स में रहकर जो है वो जिंदगी के प्लेजर्स को एंजॉय करना है। बिकॉज अति जो है वो हर चीज़ की बुरी है, प्लेजर की अति भी बुरी है, प्लेजर की ओवरडोज भी जो है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। सो तेन तक तेन भुंजिता जो है वो यहाँ पर भी लागू हो जा रहा है, राइट। सो दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ मिडिल पाथ। नाउ सिमिलर थिंग जो है वो बुद्ध एंशिएंट टाइम में बोल रहे हैं, तो ग्रीस में भी, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे भी, एरिस्टोटल, अरस्तु भी सिमिलर बात जो है वो बोलते हुए नजर आएंगे। लेकिन वो कहेंगे 300 साल बाद, इनफैक्ट बुद्ध के, वो कहेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन मीन। मिडिल पाथ को वो क्या कहेंगे? द डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन मीन। तो वो भी बेसिकली तेन त्यक तेन भुंजिता ही है, राइट, विच मीन्स दैट वी नीड टू बी बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स, और वट वी कैन से दैट बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स
लाइज द राइट पाथ. सही रास्ता जो है वो दो एक्सट्रीम्स के बीच में लाई करता है. एंड दिस इज द मॉडर्न डे इंटरप्रिटेशन ऑफ द मध्यम प्रतिपद और मिडल पाथ और मध्यम मार्गम. जैसे आपने सुना ना, मध्यम मार्गम गच्छामि, राइट. इस तरह आपने कहीं श्लोक सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, मध्यम मार्गम गच्छामि, ऐसा कुछ. ठीक है, स्कूल में ऐसे गाया करते थे. ड्यूरिंग स्कूल टाइम इन माई चाइल्डहुड आई हैव स्पेंड फ्यू मंथ्स इन अ स्कूल. वैसे तो केवी से मेरी हुई है पढ़ाई, लेकिन कुछ महीने जो है वो मैंने एक सिद्धार्थ करके एक स्कूल था समथिंग, उसमें बुद्धिज़्म पर काफ़ी फोकस था. वहाँ मैंने कुछ महीने पढ़ाई करी है. हमारा स्कूल जो है वो बंद हो गया था कुछ टाइम के लिए, केंद्रीय विद्यालय. पता नहीं क्या कारण थे, आई डोंट इवन रिमेंबर. बट देयर आई हैव लर्नड लिटिल फ्यू थिंग्स. मतलब उस समय तो समझ नहीं आता था कि ये सब क्या पढ़ा रहे हैं. वो सुबह और शाम प्रेयर्स करवाया करते थे. बट नाउ आई अंडरस्टैंड दोस. अब मुझे वो चीज़ें समझ आ रही हैं. या लेटर ऑन इन माई लाइफ मुझे वो समझ आया कि वो स्कूल वाले एक्चुअली पढ़ाना क्या चाहते थे, और काफ़ी सही इनिशिएटिव था भी उनका वो, राइट. बुद्ध काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति है. बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो है वो, जैसे जैन फिलॉसफी में स्यादवाद जो है वो बहुत रेलेवेंट है मॉडर्न टाइम के लिए, सिमिलरली बुद्ध फिलॉसफी में ये मध्यम प्रतिपद जो है वो बहुत रेलेवेंट है प्रेजेंट टाइम के लिए, राइट. नेक्स्ट इज चेंज ऑफ हार्ट. तो मैंने आपको क्या क्या बताया था, क्या क्या पढ़ना है, मैं एक बार देख लूं. यस, सो 4 नोबल ट्रुथ. देन जो चौथा नोबल ट्रुथ है, यानी कि अष्टांगिक मार्ग में हमें चलना है, वो चलना है भैया मध्यम, मतलब मध्यम प्रतिपद के हिसाब से, है ना. मिडल पाथ को फॉलो करते हुए हमें अष्टांगिक मार्ग पर चलना है. देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज ऑफ हार्ट. सो बुद्धिज्म ऑल्सो बिलीव्स इन कि भैया पीपल कैन चेंज. आपने कई बार सुना होगा ना दैट पीपल डोंट चेंज, और कई बार सुना होगा दैट पीपल कैन चेंज, यस, बट ओनली फॉर द वर्स, राइट. बट नहीं, बुद्ध कह रहे हैं कि भैया पीपल कैन चेंज, या देयर कैन बी अ चेंज ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय परिवर्तन जो है वो लोगों का हो सकता है. यानी कि एथिकल सेंस में कह रहा हूं मैं, ये है ना, इन एथिकल सेंस लोगों की एथिकल सेंस जो है वो चेंज हो सकती है. मैं ये नहीं कह रहा कि भैया आज आपका ऑप्शनल हिस्ट्री और कल को जो है वो आपने सोशियोलॉजी रख लिया, नहीं, वो तो प्रैग्मेटिक चेंज आपने लिया. वहां पर भी आप कहेंगे सर मेरा चेंज ऑफ हार्ट हो गया, हिस्ट्री से मैं सोशियोलॉजी में शिफ्ट हो गया, या पोल साइंस से मैं हिस्ट्री में शिफ्ट हो गया. नहीं, that is a change of heart. मतलब you can say that it is my change of heart, but it is not in an ethical sense, right. It is a non moral act, है ना, ठीक है. it is not in ethics के डोमेन में नहीं आएगा वो. ethics के डोमेन में हमें चेंज ऑफ हार्ट समझना है. और चेंज ऑफ हार्ट जो है वो बेसिकली कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो वो अच्छा बन सकता है, कोई व्यक्ति अच्छा है तो वो बुरा बन सकता है, कोई व्यक्ति जो है वो बैड से गुड में जाकर बैड से वापस गुड में आ सकता है ना. यानी कि एथिकली इमोरल से एथिकली मॉरल हो सकता है व्यक्ति, एथिकली मॉरल से इमोरल हो सकता है, इमोरल से मॉरल हो सकता है. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ हार्ट. सो पीपल डू चेंज, right, and it is a great principle of Indian philosophy. In fact, Gandhi also follows this, and when we will understand Gandhi, we will try to link Gandhi's interpretation of change of heart with the Buddhist interpretation, and there we will go into the details of change of heart. So what does it mean as per Buddhism? What does it mean? It means that in the life of someone, if there is a turning point, कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन आई किसी व्यक्ति के जीवन में, अ टर्निंग पॉइंट इन लाइफ, राइट, which leads to change in heart, या change of heart, which leads to change of morality,
right, which leads to someone's morality जो है वो चेंज हो गई, कोई व्यक्ति जो है वो बैड से गुड की तरफ बढ़ गया. सो दैट इज पॉसिबल एज पर बुद्धिज्म, राइट. तो जब हम गांधी को समझते हैं तो गांधी कहते हैं दैट एज पर गांधी, या गांधी की क्या इंटरप्रिटेशन है चेंज ऑफ हार्ट की, वो ये कहते हैं कि वो गॉड के सेंस में कहते हैं, बुद्ध गॉड के सेंस में नहीं बोलते, ठीक है. या बुद्धिज्म में गॉड के सेंस में नहीं बताया गया, लेकिन गांधी गॉड के सेंस में बोलता है. गांधी ये कहते हैं कि भैया गॉड जो है वो हमारा हिस्सा है, या मतलब हमारे अंदर जो है वो सबके अंदर गॉड है, या एक कोई किसी तरह का एक्सप्रेशन है गॉड का हमारे अंदर, डिवाइनिटी का एक्सप्रेशन है हमारे अंदर. कुछ में कम है, कुछ में ज़्यादा है, कुछ में क्लियर है, कुछ में कम क्लियर है, और वो केवल डिफरेंट सिचुएशंस पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति जो है वो उसके अंदर के जो गॉड के एक्सप्रेशन है वो बाहर निकलेंगे या नहीं. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि देयर इज गुड एंड बैड इन एवरीवन, है ना. दैट ऐसा नहीं है, द वर्ल्ड इज और पीपल आर नॉट ब्लैक एंड वाइट, है ना. ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति जो है पूरी तरह बुरा है या कोई व्यक्ति पूरी तरह वाइट है. ऑल्दो ये ब्लैक एंड वाइट जो है वो रेशियल मतलब सेंस में भी लिया जाता है कि भैया आप ब्लैक कैसे कह रहे हैं, ब्लैक को बुरे के साथ आप कैसे जोड़ रहे हैं, ठीक है, और वाइट को आप गुड के साथ कैसे जोड़ रहे हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर ये थोड़ा सा ना एवोल्यूशनरी सेंस में है, अगर मैं इस तरह बोलूँ आपको कि वाई डू वी फील अफ्रेड इन डार्क, हमें अंधेरे में डर क्यों लगता है, तो एक यूट्यूब चैनल है द वाई फाइल्स करके, उसमें एक वीडियो आप देखिएगा, एक दो बच्चों को मैंने सजेस्ट भी करी थी. वाई फाइल्स ओवरऑल आप उस चैनल को देखिए, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें. यू मे नॉट मतलब आप हो सकता है कि पूरी तरह अग्री ना करें उस व्यक्ति की बातों से, लेकिन इंट्रीगिंग चीज़ों पर वो काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाता है. उसमें एक वीडियो है ह्यूमंस वर्सेस सुपर ह्यूमंस करके, वहाँ आपको समझ आएगा कि क्यों हम ब्लैक को एसोसिएट करते हैं बैड के साथ, क्यों हमें अंधेरे में डर लगता है, राइट. बेसिकली इट इज़ द फियर ऑफ द अननोन, है ना. अंधेरे में वी कैन नॉट सी एनीथिंग ना, सो वी हैव अ फियर ऑफ अननोन, because there was a time that we were prey, we were not the apex predators that we are presently. There was a time that we were the prey, हमारा शिकार होता था, और हमारे ही जीनस के लोग जो हैं वो हमारा शिकार किया करते थे, हमारे ही जीनस के लोग भी हमारा शिकार किया करते थे. अन्य जानवर तो करते थे, अन्य स्पीशीज, अन्य जीनस तो करते ही थे, राइट. सो लाइक वी आर, मतलब जिस तरह हमें दिखाया जाता है, पहले मूवीज में दिखाया जाता था दैट पीपल आर ब्लैक और वाइट, दैट पीपल आर इधर बैड और इधर गुड, एंड देन लोगों का जो है वो हृदय परिवर्तन हो जाता है, लोग अच्छे बन जाते हैं, और अच्छे लोगों के साथ कुछ बुरा हो जाता है और वो बैड हो जाते हैं. नहीं, अकॉर्डिंग टू गांधी दैट दिस इज नॉट हाउ पीपल वर्क, है ना. दैट पीपल आर ग्रे एक्चुअली, देयर इज गुड एंड बैड. गुड एंड बैड जो है वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बोथ एग्जिस्ट. तो यिन और यांग वाला कॉन्सेप्ट है, राइट. देखा होगा आपने इस तरह, ये सिंबल आपने कहीं ना कहीं जो है वो पॉपुलर कल्चर में जरूर देखा होगा, ठीक है. यिन और यांग, अच्छे में थोड़ा बुरा और बुरे में थोड़ा अच्छा, राइट. गुड और बैड दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बट दोनों ही मतलब बुद्धिज्म और गांधी दोनों ही जो है वो चेंज ऑफ हार्ट की बात करते हैं ना. अगर किसी व्यक्ति में अच्छा है और बुरा दोनों है तो उनके एक्सप्रेशंस है, मतलब हो सकता है कि किसी में अच्छा ज़्यादा हो और बुरा कम हो, या बुरा ज़्यादा हो और अच्छा कम हो, लेकिन वो चेंज भी हो सकता है. दैट डिपेंड्स अपॉन वेरियस सिचुएशंस. तो कुछ ऐसे हमारी सोसाइटी में, हमारी फिलॉसफी में जो है वो, हमारे ट्रेडिशन में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, लाइक द एग्जाम्पल ऑफ वाल्मीकि. that Valmiki was supposed to it is believed that Valmiki was a dacoit, right. डाकू थे वाल्मीकि, एंड देन dacoit से वो पोएट बने, इवेंचुअली चेंज ऑफ हार्ट हुआ, राइट. सिमिलरली देयर इज अशोक जो है वो चंड अशोक उन्हें कहा जा रहा था. ही वॉज वेरी रूथलेस एंड मर्सीलेस इन हिज वॉरफेयर, बट देन आफ्टर हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट, राइट. सिमिलरली बुद्ध की लाइफ में से अंगुलीमाल है. अंगुलीमाल की स्टोरी सुनी है ना आपने, बुद्ध की लाइफ से ही है ये स्टोरी,
कि भैया एक डाकू टाइप का ये व्यक्ति था अंगुलीमाल, जिसका शौक था, ये जिसका ड्रीम था कि एक माला पहनूंगा उंगलियों की, अ गार्लैंड ऑफ फिंगर्स। तो वो बेसिकली मार के उंगली, अपने विक्टिम्स की उंगलियां काट लिया करता और उसकी मालाएं बना रहा था। तो हिज ड्रीम वॉज टू मेक अ गार्लैंड ऑफ 1000 फिंगर्स एंड ही वॉज एट 999। जब उसको एक आइडिया आया कि मैं अपनी मदर की फिंगर काट लेता हूँ, तो बुद्ध को ये बात जब पता चली तो बुद्ध जो है वो उसको रोकने पहुंच गए, और बुद्ध ने कहा कि तू अपनी माँ की उंगली क्यों काट रहा है, तो मेरी उंगली काट लेना। और बुद्ध ने बहुत दौड़ाया उसे, बुद्ध दौड़ गए, वो पीछे दौड़ रहा है, अंगुलीमाल थक गया। जब अंगुलीमाल थक गया तो फिर बुद्ध ने उसको प्रीच करना शुरू किया, राइट, समझाना शुरू किया कि तू भैया किस तरह गलत कर रहा है। एंड देन ही हैड द फेमस चेंज ऑफ हार्ट एंड देन ही बिकेम द डिसाइपल ऑफ बुद्ध, राइट। सो अंगुलीमाल है, अशोक हैं, वाल्मीकि हैं, और मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ चेंज ऑफ हार्ट के एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप ढूंढ कर रहे हैं। अपनी लाइफ से आप चेंज ऑफ हार्ट के एग्जाम्पल देखिए कि कहाँ आपके लाइफ में जो है वो आपका चेंज ऑफ हार्ट हुआ है या हृदय परिवर्तन हुआ है, ठीक है। एंड लास्ट इज द आत्मदीपो भव, सेल्फ रियलाइजेशन। यहीं पर ही सोशल इक्वालिटी वाली बात भी इसी में आ जाएगी, आत्मदीपो भव में, ठीक है, विच लूजली ट्रांसलेट्स इनटू बी योर ओन लाइट और बी योर ओन लैम्प। और लैम्प, या सर्च योर ओन ट्रूथ। या सेल्फ रियलाइजेशन। तो दिस इज द एपिस्टेमोलॉजी, दिस इज मतलब पार्ट ऑफ द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ बुद्धिज्म कह सकते हैं आप इसे, कि हमें खुद से रियलाइज करना है ट्रुथ क्या है, हमें खुद से सर्च करना है अपना खुद का ट्रुथ। तो बेसिकली अगेन इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट परसेप्शन, बट परसेप्शन वर्ड यहां पर मैं ना यूज करूं तो ठीक रहेगा, ठीक है। आत्मदीपो भव। तो लाइक आई सेड दैट बुद्ध नेवर डिक्टेटेड हिज फॉलोअर्स दैट दिस इज द ओनली पाथ, दैट जो भी मैं कह रहा हूं वही सही है, इसी तरह ही निर्वाण मिलेगा, राइट। बुद्ध ने कहा कि ये अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है, इसको आप फॉलो करो मध्यम मार्ग के माध्यम से, लेकिन उसके बाद आप खुद से जो है वो ट्रुथ को सर्च करने निकलो। ये मैंने आप बेसिकली ही डिडंट प्रोवाइडेड रूल्स बट गाइडलाइंस, उसने गाइडलाइंस प्रोवाइड करी कि ये जीवन को जीने की गाइडलाइंस है, इसके हिसाब से जो है वो अपना ट्रुथ जो है वो खुद ही एनकरेज्ड। बुद्ध डिडंट डिक्टेटेड हिज फॉलोअर्स बट रादर ही एनकरेज्ड देम टू फाइंड देयर ओन ट्रुथ, right, which eventually became a good idea, great idea for education system, because what is the real purpose of education? The real purpose of education is not to, मतलब जो भी आपने पढ़ा है स्कूल में जो पढ़ा है, या ये भी जो आप अभी पढ़ रहे हो, क्या आपको ये ज़्यादातर लाजली चीज़ें जो है वो आगे काम आने जा रही हैं आपकी जॉब में? मे बी नॉट, राइट। या स्कूल में जो पढ़ा है दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल, है ना, कि भैया tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो भी है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री जो भी पढ़ी है हमने। हाउ ऑफन डू यू यूज दोज प्रिंसिपल्स? रेयरली यू यूज दोज प्रिंसिपल्स, राइट। अगर आप स्पेसिफिकली उस फील्ड में काम कर रहे हैं तब तो आप यूज करते होंगे डेफिनेटली, ठीक है, बट अदरवाइज वी रेयरली यूज दोज कॉन्सेप्ट्स। सो व्हाट इज द, मतलब एक सवाल जो आपके मन में बार बार आता होगा ना कि ये पढ़ाई का फायदा क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं सब चीजें? तो पढ़ने से जो है वो बेसिकली व्हाट यू बिकम इज अ थिंकिंग बीइंग। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन यहां से आत्मदीपो भव, राइट, यू बिकम अ थिंकिंग बीइंग। आप एक सोचने वाले व्यक्ति बनते हैं, एक नंब दिमाग नहीं रहता, आप थिंकिंग बीइंग बनते हैं। आप अपने सच को खुद ढूंढ सकते हैं, आप खुद से रियलाइज कर सकते हैं, आप अपना खुद का लैंप खुद बन सकते हैं,
ठीक है, दैट इज द रोल ऑफ और पर्पस ऑफ एजुकेशन, दैट इज द ट्रू पर्पस ऑफ एजुकेशन, राइट, that it teaches you to how to make objective or good decisions for society and for self, and on the basis of our interest and capabilities we grow in our life, right, and on the basis of our interest and capabilities we decide that what we want to do with our life, and that decision should be ours. That is what Atmadipo Bhava, that Buddha says that the only way to be an authentic human being is to not be an object and take your own decisions and write your own story. So what Atma Deepa Bhava actually means is to become a thinking being and take your own decision and choose your own path. चूज योर ओन पाथ, अपनी तरफ से जो है वो एक गाइडलाइंस, एक अष्टांगिक मार्ग जो है वो दे दिया बुद्ध ने, ठीक है, प्रॉब्लम अपनी तरफ से समझा दी और प्रॉब्लम का कॉज भी बता दिया, प्रॉब्लम का एंड गोल सोल्यूशन भी बता दिया, अब उस तक पहुंचने का एक अपनी तरफ से गाइडलाइन भी दे दी है, बट उसके अलावा यू नीड टू मेक योर ओन डिसीजंस, उसके अलावा वो थोप नहीं रहे हैं आपके ऊपर, कुछ भी आपके ऊपर थोपा नहीं जा रहा है, डिक्टेट नहीं कर रहे हैं अपने फॉलोअर्स को वो कुछ भी, यू नीड टू चूज योर ओन पाथ, you need to make your own decisions, that is Atmadipo Bhava. You need to educate yourself, right, या अगर आप कहीं educate yourself तो जो है वो सही यहाँ पर वर्ड मतलब फ्रेज नहीं रहा, through the education that you are gaining you try to become a thinking being, you try to become a rational being, critical thinking जो है वो डेवलप करनी है, right. सो बीइंग योर ओन लैम्प, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद से, जैसे बुद्ध ने जो है वो खुद से रियलाइज किया सारी प्रॉब्लम्स को और खुद से जो है वो निर्वाण अचीव किया, सो दैट इज आत्मदीप भव. सो दीज आर दी कॉन्सेप्ट्स इन द एथिक्स ऑफ बुद्धिज्म, राइट. देन व्हाट आर दी सिग्निफिकेंस एंड रेलेवेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ बुद्धिज्म इन प्रेजेंट टाइम? कह लीजिए रेलेवेंस, कह लीजिए बेनिफिट्स, कह लीजिए प्रेजेंट टाइम के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रेलेवेंस है, क्या बेनिफिट है बुद्धिज्म के. तो भैया सबसे पहला तो जो है वो मिडल पाथ ही है ना. मिडल पाथ एनकरेजेस अस टू कंट्रोल और लिमिट आर कंज्यूमरिज्म, है ना. ये क्या बताता है? कंट्रोल कंज्यूमरिज्म. ये कहता है तेन त्यक्तेन भुंजिता, दोज हु सैक्रिफाइस विल कंज्यूम, कि भैया लिमिट में कंज्यूम करो. रिसोर्सेज धरती पे जो है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है. सो वी नीड टू कंज्यूम इन अ कंट्रोल्ड फैशन, राइट. इट टॉक्स अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. विद मिडल पाथ आप जोड़ सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ठीक है. उसके अलावा बुद्धिज्म ऑल्सो टॉक्स अबाउट, बट नॉट इन लेंथ, बट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा, राइट. सो अहिंसा इन pragmatic सेंस. बुद्धिज्म, इनफैक्ट बुद्ध हिमसेल्फ डज नॉट डाइवल्ज, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवल्ज नहीं करते हैं अहिंसा की तरफ अपने आप को, लेकिन थोड़ा प्रैग्मेटिक सेंस में वो अहिंसा की बात करते हैं. बुद्ध इज अ प्रैग्मेटिक फिलोसफर, राइट. बुद्ध प्रैग्मेटिक फिलोसफर है, वो ऐसी बात करते हैं जो कि मासेज तक पहुंच सके. दैट इज वाई जैनिज्म से ज़्यादा बुद्धिज्म जो है वो दुनिया में फैला, राइट. लेकिन आप ध्यान रखें, देखिए जैनिज्म से ज़्यादा जो है वो बुद्धिज्म दुनिया में फैला, लेकिन कौन सा बुद्धिज्म, कौन सी ब्रांच बुद्धिज्म की दुनिया में फैली? महायान बुद्धिज्म, राइट. जैनिज्म जो है वो ज़्यादा क्यों नहीं फैल पाया? बिकॉज इट वॉज मोर स्ट्रिक्ट. इसका जो पाथ था, रास्ता था, वो ज़्यादा डिफिकल्ट था, राइट.
बुद्धिज्म में महायान जो है वो ज्यादा फैला। क्यों? क्योंकि इसका पाथ जो है वो रिलेटिवली इजी था, और महायान से रिलेटिवली डिफिकल्ट था पाथ किसका? हीनयान का, जो कि नॉट सो पॉपुलर। आज जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं या बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं, राइट, चाहे इंडिया हो, सेलोन हो, मतलब श्रीलंका है, म्यांमार है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कहीं कहीं, या ईस्ट एशियन कंट्रीज, चाइना है, जापान, कोरिया है, राइट, वहाँ पर ज़्यादातर वन और अदर मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ महायान बुद्धिज्म जो है फॉलो किया जा रहा है। हीनयान जो है वो बहुत कहीं कहीं हमें देखने को मिल रहा है, इंडिया में कहीं कहीं देखने को मिलता है, श्रीलंका में कहीं कहीं देखने को मिलता है हीनयान। ज़्यादातर महायान फॉलो कर रहे हैं। महायान जो है वो रिलेटिवली ईजी पाथ है, ठीक है। ये थोड़ा सा मेन स्ट्रीम, उस समय के मेन स्ट्रीम रिलीजन से ज़्यादा जुड़ा हुआ, जैसे इंडिया में बात करें तो सॉरी, इनफैक्ट मैं ये ऐड करता हूं यहां पर कि लाइक चाइना में जो बुद्धिज्म है या जापान में जो बुद्धिज्म है उसमें हिंदू फिलॉसफी के एलिमेंट्स हैं। जो महायान बुद्धिज्म है इट हैज एलिमेंट्स ऑफ उपनिषदिक या हिंदू फिलॉसफी। तो जो महायान मतलब फैला हुआ है ऑल ओवर दुनिया, चाहे चाइना में है चाहे जापान में है, राइट, उसमें हिंदू फिलॉसफी के एलिमेंट्स हैं। वो यहीं से इंडिया से ही प्रोपोगेट होकर गया है और धीरे धीरे हिंदू ट्रेडिशंस या उपनिषदिक ट्रेडिशंस उसमें जुड़ते गए, वही फिर बाहर पॉपुलर हुआ, ठीक है। बट स्टिल बुद्धिज्म या बुद्ध वॉज अ pragmatic person, right, and he tried to, and Jainism and चारवाक were two extremes. So जैन जो है वो हीनयान से भी, so अगर मैं एक यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेशन दूं तो जैनिज्म से ज़्यादा इजी है हीनयान, से ज़्यादा इजी है महायान। तो जैनिज्म से ज़्यादा पॉपुलर हुआ हीनयान, लेकिन हीनयान से ज़्यादा पॉपुलर हुआ महायान, ठीक है। इसलिए बुद्धिस्ट यानी हीनयान के ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड इनफैक्ट आफ्टर द लाइफ ऑफ बुद्धा ऑल्सो 200-300 साल तक हीनयान बुद्धिज्म बहुत तेजी से फैला इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, थ्रू आउट गंगा बेल्ट में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी इतना तेजी से जैनिज्म नहीं फैल सका। क्यों? क्योंकि अहिंसा जैसे मुद्दों पर जो है वो ज़्यादा चर्चा बुद्ध ने नहीं करी। गॉड और सोल जैसे बहुत ट्रिकी मामले पर ज़्यादा जो है वो बुद्ध ने चर्चा नहीं करी, राइट। बुद्ध एक ऐसे प्रैग्मेटिक फिलोसफर थे जो कि मासेस को अट्रैक्ट कर पा रहे थे, बुद्ध और देन उनके बुद्ध के फॉलोअर्स भी, राइट। देन जो सोशल इक्वलिटी वाला पॉइंट है, दैट इट बिलीव्स इन, ये वाला पॉइंट ना कि भैया एवरीवन शुड बिकम अ थिंकिंग बीइंग, सबको जो है वो अपना खुद का रास्ता अचीव करने का हक है ना, सर्च योर ओन ट्रूथ। दैट मीन्स इट बिलीव्स इन एवरीवन्स डिसीजन और इट बिलीव्स इन एवरीवन्स राइट टू मेक देयर ओन डिसीजन। देखिए यहां पर बिलीव नहीं लिखा मैंने, बिलीफ लिखा है। बिलीफ इन एवरीवन्स डिसीजन, यानी कि सबको डिसीजन लेने का ये बिलीफ रखता है कि सब डिसीजन ले सकते हैं अपना अपना, राइट। और जैसे ही ये एलिमेंट आ जाता है तो यहां पर जो है वो रास्ता खुल जाता है किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए, कि भैया डेमोक्रेटिक एलिमेंट भी तो है कि सभी लोग जो है वो अपनी तरफ से अपने पॉइंट रख सकते हैं ना, यानी कि कोई डिक्टेट नहीं कर रहा ऊपर से, खुद लोग अपना अपना सच जो है वो खुद सामने रख सकते हैं। दैट ऑल्सो ओपन्स द गेट फॉर डिस्कोर्स, right? So for democracy, good for democracy, good for discourse, right? Equal society, क्योंकि सभी के लिए जो है वो बुद्धिज्म के दरवाजे खुले हैं। And also it can build our, it can make our education system better. It has a relevance in our education system. Why? Because it says that every child is unique. तारे ज़मीन पर मूवी देखी है ना आपने? That every child is unique. Every person
has their own set of capabilities and interests, and every person can be their own lamp and search their own truth and be what they want to be. So हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये ऑथेंटिसिटी लाता है, हमारी पर्सनैलिटी में ऑथेंटिसिटी लाता है, ठीक है. गवर्नमेंट्स के लिए ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जो है वो रेलेवेंट है. मिडिल पाथ कंज्यूमरिज्म को कंट्रोल करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, प्रैग्मेटिक है ना, दैट इज फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस. इट बिलीव्स इन एवरीवन्स डिसीजन. सो डेमोक्रेसी, डिस्कोर्सेज एंड इक्वल सोसाइटी की तरफ जो है वो बढ़ने का हमें रास्ता दिखाता है बुद्धिज्म. एंड एजुकेशन सिस्टम में बहुत पॉजिटिव पॉइंट लेकर आता है दैट एवरी चाइल्ड इज यूनिक. सो हमें जो है वो सभी बच्चों की यूनिकनेस को सेलिब्रेट करना है, ना कि सभी बच्चों को एक सांचे में ढालने की कोशिश करनी है. नहीं, दैट इज नॉट हाउ यू आर सपोज टू टीच. इनफैक्ट जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं ना, महंगे महंगे स्कूल्स हैं, दुनिया के एलिट्स अपने बच्चों को जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ पर इसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है. IEPs पर, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स पर फोकस दिया जाता है, क्योंकि सभी बच्चे की अपनी जो है वो अपनी यूनिकनेस होती है. सभी बच्चा यूनिक होता है और उनकी अपनी यूनिक नीड्स होती हैं, उनको केटर किया जाता है. लेकिन इंडिया में क्या है, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्या चलता है, वन साइज फिट्स ऑल, है ना. दैट्स नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन, राइट. सो दैट इज ऑल फॉर बुद्धिज्म. सो अभी तक हम इंडियन फिलॉसफी में वेदांता को पढ़ चुके हैं, फिर हमने पढ़ा चार्वाक, फिर हमने पढ़ा जैनिज्म, आज हमने देखा बुद्धिज्म. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गीता, फिर हम पढ़ेंगे गांधी, एंड देन सो ऑन. और भी 2-3 टॉपिक होंगे, ठीक है. सो इस सीक्वेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं. सो मेक श्योर कि आप प्रीवियस सभी सेशंस को अटेंड जरूर कर लें. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.